अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि आप लोगों ने देखा लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया सेल्फिंग एंड क्रॉसिंग टेक्निक्स इन वीट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ ऑल अबाउट सेल्फिंग एंड क्रॉसिंग टेक्निक्स इन राइस। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, इसके क्या पार्ट्स होते हैं, फ्लोरल पार्ट कैसे होते हैं। जैसे वीट है, वीट के अंदर जो उसका इन्फ्लोरेसेंस होता है वीट का वो कहलाता है स्पाइक। इस तरह राइस के अंदर राइस का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको पेनिकल बोलते हैं। और वीट के अंदर स्पाइकलेट्स जो होते हैं वो उसके सब यूनिट्स होते हैं। इसी तरह इसके अंदर भी स्पाइकलेट्स जो होते हैं वो सब यूनिट्स होते हैं इसके। यानी जो सबसे छोटा स्मॉल यूनिट होगा एक पेनिकल के ऊपर उसे स्पाइकलेट कहते हैं। तो इसको हम जैसे आप लोगों को पता है कि वीट भी एक सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, सेम लाइक इज़ द केस विद राइस। और राइस जो है ये भी सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है। इसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन जो है वो नेचुरली पॉसिबल नहीं होती नहीं है, क्योंकि इसका फ्लोरल स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि इसमें क्रॉस पोलिनेशन को सपोर्ट नहीं मिलती। तो हम इसके अंदर देखेंगे कि इसके अंदर और वीट के अंदर सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं और डिफरेंसेस क्या हैं। तो जैसे वीट के अंदर आपको पता है कि वो क्रॉस पोलिनेशन के उसके अंदर चांसेस होते हैं 4 to 5%। इस तरह से इसके अंदर भी चांसेस ज़रूर मौजूद हैं कि क्रॉस पोलिनेशन हो सकती है, बट नेचुरल रूल जो है वो सेल्फ पोलिनेशन है राइस के अंदर, जिस तरह के बाकी सीरियल क्रॉप्स के अंदर होता है एक्सेप्ट मेज। तो बढ़ते हैं आगे। इसका जो टेक्निकल नेम होता है, बोटेनिकल नेम होता है, उसको आप ओराइजा सेटिवा बोलते हैं राइस को। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि हमें क्रॉसिंग की या सेल्फिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर आपने डिज़ायरेबल कोई ट्रेट जो है वो ट्रांसफ़र करने होते हैं किसी प्लांट के अंदर, तो आप उसकी हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। तो दो डिफरेंट आपके पास प्लांट्स हैं, एक के अंदर आपके डिज़ायरेबल ट्रेट्स मौजूद होते हैं और दूसरे के अंदर अगर लेट्स सपोज नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि उन दोनों प्लांट्स को आपस में हाइब्रिडाइज करवाएंगे। तो हाइब्रिडाइज करवाने के लिए आपको क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? क्रॉसिंग की ज़रूरत होती है। क्रॉसिंग के अंदर आप क्या करते हैं कि एक प्लांट को, उसके फ्लावर को आप इमेस्कुलेट कर देते हैं। इमेस्कुलेशन का मतलब होता है कि आपने उसके मेल पार्ट को रिमूव कर देना है। जब वो मेल पार्ट्स उसके रिमूव हो जाएंगे तो उसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जब उसके अंदर मेल पार्ट होगा ही नहीं तो वो सेल्फ पोलिनेट कैसे कर सकेगा। तो इस वजह से उस प्लांट को जिसके अंदर आपने मैस्कुलेशन कर ली है उसको आप फीमेल प्लांट कहेंगे या फीमेल पेरेंट कहेंगे। और जो जिस प्लांट से आपने पोलन लेना है और उस पोलन के ट्रेड्स को आपने बेसिकली इम्प्रूव करवाना है नेक्स्ट जनरेशन के लिए, तो वो पोलन के उस सोर्स से आप पोलन लेकर इस प्लांट के ऊपर जिसकी आपने मैस्कुलेशन करवा दी है तो पोलन शेडिंग करेंगे और बाकी सारा प्रोसेस नेचुरल होगा, जैसे पोलिनेशन होती है और आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इस तरह से। और इसके अंदर एक छोटा सा डिफरेंस एक चीज़ का ये आ जाता है कि जैसे आपने देखा होगा कि वीट के स्पाइक के अंदर स्पाइकलेट्स होते हैं और स्पाइकलेट्स के अंदर फ्लोरेट्स मौजूद होते हैं। जैसे प्राइमरी फ्लोरेट होता है, सेकेंडरी फ्लोरेट होता है और फिर सेंट्रल फ्लोरेट होता है जो आप स्टीराइल होता है, उसके अंदर आपका ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा होता। जबकि राइस के अंदर क्या होता है कि ये एक सिंगल फ्लावर्ड स्ट्रक्चर होता है कि जो आपका स्पाइकलेट होगा उसी के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद होंगे। तो अभी ये स्लाइड्स मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। इन स्लाइड्स के अंदर आप पिक्चर्स देख भी सकते हैं और इन्फ्लोरेसेंस जो है आप वो भी इजीली देख सकते हैं। जिस तरह स्टेमन्स होते हैं यानी मेल पार्ट होते हैं वीट के अंदर, इसी तरह इसके अंदर भी स्टेमन्स होते हैं और स्टिग्मा होता है जो फीमेल पार्ट होता है। स्टिग्मा से पोलन ग्रेन शेड होता है स्टिग्मा के ऊपर और वो वहाँ से पोलन ट्यूब के थ्रू ओवरी तक चला जाता है और ओव्यूल के साथ जाके फर्टिलाइज कर देता है। तो इस तरह से पोलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है वीट के अंदर। सेम इज़ द केस विद राइस। राइस के अंदर भी इसी तरह से पोलिनेशन का प्रोसेस होगा और फर्टिलाइजेशन होगी। तो स्टेमन्स जो होते हैं वो एंथर्स प्रोड्यूस करते हैं। स्टेमन में एंथर्स होते हैं और एंथर के अंदर जो है वो पोलन ग्रेन्स मौजूद होते हैं जिसे आप मेल पार्ट या एंड्रोशियम भी बोलते हैं। तो मैं आपके साथ ये पिक्चर्स भी इसकी शेयर करूंगा और स्लाइड्स भी शेयर करूंगा कि राइस फील्ड के अंदर आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्लांट्स को जिनके लिए आपने क्रॉसिंग करवानी है, जिन प्लांट्स के अंदर आपने क्रॉसिंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करवाना है।
और सेल्फिंग हम क्यों करते हैं? किसी भी क्रॉप की सेल्फिंग करने का पर्पज़ ये होता है कि अगर हमने किसी ट्रेट को इम्प्रूव कर लिया है किसी प्लांट्स के अंदर या वैरायटीज़ के अंदर, तो वो दोबारा से जेनेटिक रिकम्बिनेशन ना कर जाए और किसी दूसरे प्लांट के पोलन की वजह से उसके अंदर जेनेटिक रिकम्बिनेशन ना हो जाए, जीन्स आपस में रिकम्बाइन ना कर जाएँ। और इस रिकम्बिनेशन की वजह से क्या होगा कि उसका जेनेटिक मेकअप जो है वो चेंज हो जाएगा और नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वो उस तरह से नहीं आएगा, इंटरमीडिएट एक्सप्रेशंस या फिनोटाइप्स जो आपको ऑब्जर्व होंगी। तो इस वजह से हम उस प्लांट की सेल्फिंग करते हैं, और सेल्फिंग का प्रोसेस जो होता है वो जिस तरह वीट के अंदर होता है सेम इसी तरह इसके अंदर भी होता है। तो सेल्फिंग के लिए आप क्या करेंगे वो हम आगे चल कर देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको जिस तरह बताया था, वीट के अंदर सेंट्रल जो स्पाइक होता है जिसके ऊपर स्पाइकलेट्स लगे होते हैं उसे रैकिस बोलते हैं, और स्पाइकलेट्स होते हैं नोड्स के थ्रू जो है वो प्रोड्यूस होते हैं नोड्स के थ्रू, और स्पाइकलेट के अंदर फिर आगे चलकर फ्लोरेट्स बन जाते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो आप रैकिस होता है वो रैकिस उस तरह का नहीं होता, आप उसे मेन स्टेम बोलते हैं, और उसके ऊपर स्पाइकलेट्स लगे होते हैं। और स्पाइकलेट्स कहाँ पर लगे होते हैं? ब्रांचेस के ऊपर लगे होते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली 3 टाइप की ब्रांचेस होती हैं। एक तो मेन ब्रांच होगी जिसे प्राइमरी ब्रांच आप बोलेंगे, और उसके बाद उसके अंदर सेकेंडरी ब्रांचेस निकलती हैं जिनके ऊपर, और उन सेकेंडरी ब्रांचेस से आगे टर्शरी ब्रांचेस निकलती हैं जिनके ऊपर बेसिकली स्पाइकलेट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इन्फ्लोरेसेंस ऑफ राइस इज़ ए टर्मिनल पैनिकल विद सिंगल फ्लावर्ड स्पाइकलेट्स, यानी एक ही फ्लावर मौजूद होगा उस स्पाइकलेट के अंदर। जिस तरह वीट के अंदर होता है कि आपके पास प्राइमरी फ्लोरेट्स होते हैं और सेकेंडरी फ्लोरेट्स होते हैं जिसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। तो राइस के अंदर क्या होगा कि सिंगल फ्लावर होगा पर स्पाइकलेट, ठीक है, यानी उसका जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे वो एक ही स्पाइकलेट के अंदर मौजूद होंगे। तो इसकी पिक्चर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पैनिकल के बारे में हम देख लेते हैं, उसकी पिक्चर भी है। ये प्रेजेंटेशन जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसके अंदर आप देख सकते हैं कि पैनिकल इनिशिएशन जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है सेवरल डेज बिफोर पैनिकल एमर्जेंस। तो पैनिकल जो है वो बेसिकली बनना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन आपको प्लांट के ऊपर नज़र नहीं आएंगे जब तक कि उसकी एमरजेंस नहीं होगी। तो एमरजेंस जो है वो कहाँ से होगी? बेसिकली जो फ्लैग लीफ होता है यानी उसका सेंट्रल लीफ जो होता है उस लीफ के अंदर से बेसिकली जिस तरह से स्पाइक निकलता है वीट के अंदर, इसी तरह से पैनिकल जो है वो पहले स्वेल कर देता है फ्लैग लीफ को और उसके बाद उसमें से इमर्ज करने लग जाता है, वो बाहर की तरफ आने लग जाता है। तो इट इंडिकेट्स दैट स्टार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज इज़ हैपनिंग, यानी रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब उसके अंदर एंथस की जो है मैच्योरिटी का वक्त आ गया, और जब वो एंथस मैच्योर हो जाएंगे तो फिर उसके बाद वो पोलन शेडिंग के अंदर अपना रोल प्ले कर सकेंगे। तो इन दीज पिक्चर्स अपर कवरिंग ऑफ फ्लैग लीफ इज़ अनफोल्डेड टू शो द पैनिकल इनिशिएशन। तो इस पिक्चर के अंदर आपको दिखाया गया है और आप देखेंगे भी कि जो है फ्लैग लीफ जो है वो अनफोल्ड होने लग जाएगा और उसके अंदर से पैनिकल इमर्ज करेगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्पाइक के अंदर क्या होता है, मेन स्टेम जो होती है उसे आप रैकिस बोलते हैं, उसके ऊपर नोड्स होते हैं जहाँ से स्पाइकलेट्स उसके ऊपर लगते हैं या ग्रो होते हैं। इस तरह इसके जो प्राइमरी ब्रांच होती है यानी मेन स्टेम जो होता है वो उसकी प्राइमरी ब्रांच है, और साइड्स के ऊपर उसके सेकेंडरी ब्रांचेज आएंगी और सेकेंडरी ब्रांचेज के ऊपर टर्शरी ब्रांचेज आएंगी। तो सेकेंडरी और टर्शरी ब्रांचेस के ऊपर आपके स्पाइकलेट्स मौजूद होते हैं जिसके अंदर फ्लोरल उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। तो पिक्चर को आप लोगों ने इस तरह यहाँ से देख लेना है, रियल टाइम पिक्चर्स है इसके अंदर। तो इन पिक्चर्स को जब आप अपनी प्रैक्टिकल की नोटबुक्स बनाएंगे तो उसके अंदर आपने ऐड अप कर लेना है। इन पिक्चर्स को देखते हुए आपने इन्फ्लोरेसेंस इस तरह से ड्रॉ कर लेना है अपना। तो सेकेंडरी ब्रांचेस होती हैं, फिर टर्शरी ब्रांचेस होती हैं, उनके ऊपर छोटे छोटे स्पाइकलेट्स मौजूद होते हैं। The panicle has a main axis on which primary branches are born, secondary branches are born towards the basal region of the primary branches। ठीक है, जो बेसल रीजन होगा प्राइमरी ब्रांचेस का वहाँ पे सेकेंडरी ब्रांचेस जो हैं वो बॉर्न होंगी। तो टर्शरी ब्रांचेस जो होती हैं इफ एनी आर सीन एट द बेस ऑफ द सेकेंडरी ब्रांचेस, जैसे हम प्राइमरी ब्रांचेस की बेस के ऊपर सेकेंडरी ब्रांचेस की जो है वो बननी शुरू होंगी, इसी तरह से टर्शरी ब्रांचेस जो हैं वो सेकेंडरी ब्रांचेस की बेस के ऊपर आपको नज़र आएंगी।
अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इसका पेनिकल होता है, इसके ऊपर जो स्पाइकलेट्स की अरेंजमेंट है वो किस तरह से होगी कि ये एक मेन स्टेम है, आप समझें, जिसके ऊपर स्पाइकलेट्स ने ग्रो करना है, तो वो अल्टरनेट फॉर्म्स में होंगे। लाइक अगर ब्रांच ऐसे ऐसे मूव करती हुई ऊपर की तरफ जा रही है, तो अगर एक साइड के ऊपर स्पाइकलेट आ गया तो बिल्कुल उसके सामने पैरेलल आकर दूसरा स्पाइकलेट नहीं ग्रो करेगा, वो उससे थोड़ा सा ऊपर इस तरह से ग्रो करेगा, फिर तीसरा ग्रो करेगा, चौथा आएगा, इस तरह से फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन। ये प्रोसेस जो है इस तरीके से होता है, यानी ऑल्टरनेट साइड्स के ऊपर जो स्पाइकलेट्स हैं वो ग्रो करते हैं, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रांचेस के ऊपर। जो स्पाइकलेट्स होते हैं, द स्पाइकलेट्स आर सिंगल फ्लावर्ड ईच विद ए शॉर्ट स्टॉक। इसका जो स्टॉक होता है, यानी जिस चीज़ से इसने अटैच होना होता है स्टेम के साथ, वो बहुत, उसका स्टॉक जो होता है वो शॉर्ट होता है, शॉर्ट इन लेंथ होता है, और उसको जो है टेक्निकली पेडिसल का नाम दिया जाता है। तो ईच स्पाइकलेट के अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है, अगर हम स्पाइकलेट को स्प्रेड कर लें और ओपन कर लें तो आपको नज़र आएगा कि एक साइड पर उसके सेकेंडरी ब्रांच है जिसके ऊपर स्पाइकलेट लगा होगा, और वो थ्रू पेडिसल उसके साथ अटैच होगा, और जब हम उसे ओपन करेंगे तो आपको एक उसकी जो लार्जर और थोड़ी सी ऊपर वाली साइड की शीट होगी, उसे आप लेमा बोलते हैं। जिस तरह से वीट के अंदर भी स्पाइकलेट थे, उसमें भी आपने देखा था कि जो लार्जर पोर्शन होता है, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, उसे लेमा कहते हैं, LEMMA, और जो उसका शॉर्टर साइड होती है उसको पैलिया बोलते हैं। तो बेसिकली ये कवरिंग होती है जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, मेल एंड फीमेल पार्ट्स मौजूद होते हैं। तो जब ये अभी मैच्योर नहीं होगा, जब आप इसे तब अगर उस कंडीशन में ओपन करते हैं तो आपको इसके सेंटर में एक नर्व नज़र आएगी, और साइड के ऊपर बहुत माइन्यूट से जो है आपको एंथर्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। और जब हम इसको मज़ीद आगे ओपन करेंगे तो एंथर्स हमें ज़्यादा क्लियरली नज़र आ जाते हैं, और उसके अंदर आपको अंदर वाली साइड पे जिन्होंने कवर किया होता है फीमेल पार्ट को, यानी ओवरी को, इसको मज़ीद जूम करके दिखाया गया है इस पिक्चर के अंदर। ये पिक्चर आप देख भी सकते हैं। फिर ईच स्पाइकलेट हैज़ 2 एम्प्टी स्मॉल ग्लूम्स एट द बेस। स्पाइकलेट जिस जगह से अटैच होगा उस जगह पर एम्प्टी ग्लूम्स मौजूद होंगे, उस स्ट्रक्चर को ग्लूम बोलते हैं। और लार्ज पोर्शन जो है उसकी कवरिंग का वो लेमा कहलाता है, और जो शॉर्टर पोर्शन होता है कवरिंग का वो पेलिया कहलाता है, PALEA। अच्छा, इसके ऊपर जिस तरह वीट के अंदर स्पाइकलेट होता है, उस फ्लोरेट के ऊपर आपको नज़र आते हैं उसके ऑन्स नज़र आते हैं, इस तरह से राइस में भी ऑन्स होते हैं, बट ये कंपैरेटिवली राइस वीट के साथ कंपैरेटिवली ये शॉर्टर इन साइज़ होते हैं और ज़्यादा नोटिसेबल नहीं होते। अच्छा, जब ये एंथेसिस इसके अंदर हो रहा होता है, ये एंथेसिस स्टार्ट होना होता है, उस वक्त क्या होता है कि जो है डिहेसेंस का जब टाइम आता है तो इसके अंदर लेमा और पैलिया साइड पे हो जाते हैं और वो प्रोट्रूड कर जाते हैं, एंथस आपको नज़र आने लग जाते हैं, और वो अपना कलर ग्रीन से येलो की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि एक स्पाइकलेट के अंदर राइस के आपको टोटल 6 नंबर ऑफ स्टेमन्स नज़र आएंगे, यानी 6 एंथर्स नज़र आएंगे, और सेम वीट की तरह की बाइफिड फीदरी आपको ओवरी नज़र आएगी, यानी उसके 2 इस तरह से एंटेनास आपको लगेंगे और उसके ऊपर फीदर्स होंगे जो स्टिकी मटेरियल होता है, और बेस के अंदर उसके ओवरी मौजूद होगी। जबकि जो स्टेमन है वो आपको उसके ऊपर की तरफ आता हुआ नज़र आएगा, जो ग्रीन से येलो की तरफ अपना कलर शिफ्ट कर रहा होगा। तो इसको आप ओपन कर लेंगे तो आपको नज़र आ जाएंगे 6 स्टेमन्स इसके अंदर, और दरमियान में जो है वो ओवरी नज़र आएगी, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नज़र आएगा जिसके ऊपर फीदर्स होंगे। तो अगर हम इसके इन्फ्लोरेसेंस को समझने की कोशिश करें तो वो पेडिसल के थ्रू अटैच होता है मेन ब्रांच के साथ, और ब्रांच के ऊपर वाली कवरिंग यानी स्पाइकलेट की जो सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है, आप उसे ग्लूम बोल सकते हैं, जिसने उसको कवर किया होता है। ग्लूम के अंदर वाली साइड पे लेमा होता है, पेलिया होता है। जब हम उसे मज़ीद ओपन कर देते हैं तो आपको स्टेमन्स नज़र आते हैं, और उसको अगर रिमूव कर दें तो दरमियान में आपको ओवरी या स्टिग्मा जो है वो नज़र आने लग जाता है। अच्छा, जो इसके एंथर्स होते हैं ये लोब फॉर्म में होते हैं, यानी ये 2 डिस्क्स आपको लगेंगी कि ये आपस में साथ जुड़ी हुई हैं, और वो दोनों डिस्क्स जो हैं वो लोब की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। तो ये बहुत इजी टू ऑब्ज़र्व होते हैं, आपको नज़र भी आते हैं। और जो एंथर्स होते हैं ये जिस चीज़ के साथ अटैच होते हैं
स्टिग्मा की बेस में यानी ओवरी की बेस में जिस जगह पे ये अटैच होते हैं उस जगह के पोर्शन को लॉडिक्यूल्स बोलते हैं, जिस तरह वीट के अंदर भी होता है। तो आगे स्टिग्मा को ओपन करके दिखाया गया, ओवरी को ओपन करके दिखाया गया कि ये बाइफिड फीदरी स्ट्रक्चर होता है और लॉडिक्यूल्स जो होते हैं ये आप इसके जब रिमूव कर देंगे जिस जगह से स्टेमन्स बेसिकली अटैच हुए होते हैं टू द बेस ऑफ द ओवरी, जब आप इसे रिमूव कर देते हैं तो आपको जस्ट ओवरी नज़र आने लग जाती है और उस ओवरी के ऊपर दो एंटेनाज नज़र आएंगे जो एंटेनाज बेसिकली स्टिग्मा होते हैं और उसके ऊपर मौजूद होता है फीदरी स्ट्रक्चर। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, 3 फेजेस के अंदर बेसिकली आपका ये चलती है, ग्रोथ होती है स्टेमन्स की और स्टाइल की। सबसे पहले क्या होता है कि स्टेमन्स आर शॉर्टर देन स्टाइल, यानी फीमेल पार्ट से आपको शॉर्टर नज़र आएंगे और फिर इसके फेज जब 2 चलेगा तो क्या होगा कि स्टेमन्स स्टार्ट एलोंगेशन या एलोंगेटिंग और उसके बाद फिर जो थर्ड फेज़ आएगा उसको ये कर्व से इन्होंने शो किया हुआ है इसमें प्रेजेंटेशन के अंदर। तो स्टेमन्स जो होते हैं वो लॉन्गर देन स्टाइल हो जाएंगे, जिस तरह फेज़ 1 के अंदर स्टेमन्स की साइज़ जो है वो छोटी होती है, फिर ऐसा ऐसा वो बड़े होने लगते हैं और फिर थर्ड फेज़ के अंदर जाके जब वो अपनी ग्रोथ कंप्लीट कर लेते हैं तो उनकी लेंथ जो है वो स्टाइल से वो बढ़ जाती है जस्ट बिफोर एंथेसिस। जब एंथेसिस का प्रोसेस होने वाला यानी मैच्योरिटी ऑफ एंथर अचीव होने वाली होती है, ये जस्ट बिफोर दैट पीरियड जो है ये अपनी कंप्लीट लेंथ जो है वो अटेन कर लेते हैं स्टेमन्स। फिर आगे इन्फ्लोरेसेंस है, इसको आपने अपनी कॉपीज़ के ऊपर नोटबुक्स के ऊपर ड्रॉ करना है। जब आपने सेल्फिंग एंड क्रॉसिंग टेक्निक्स जो हैं वो अपने नोटबुक के ऊपर लिखेंगे वहाँ पर आपने एक साइड पर इसके इन्फ्लोरेसेंस को भी ड्रॉ करना है। तो बहुत इजी है, पेडिसल से इसने अटैच होना है मेन स्टेम के साथ, साइडों पे इसके जो हैं वो लेमा एंड पैलिया होंगे नज़र आएंगे आपको और बेस ऑफ द ओवरी जहाँ से स्टेमन्स ने अटैच होना होता है दैट इज़ कॉल्ड लॉडिक्यूल्स और फिर उसके बाद स्टाइल नज़र आएगा आपको जिसका जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ओवरी के और उसके ऊपर 2 एंटेना लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएंगे जो स्टिग्मा कहलाते हैं और साइड्स पे इसके 6 आपको एंथर्स नज़र आएंगे। फिर आगे वेरिएशन ऑफ ऑन लेंथ जो है ये शो की गई है कि ऑन जो हैं वो किस तरह से नज़र आते हैं इसमें रिलेटिवली कंपैरेटिव टू वीट स्पाइकलेट्स या वीक के जो फ्लोरेट्स के ऊपर ऑन्स होते हैं उससे ये शॉर्टर इन साइज़ होते हैं बट ऑन्स इस पर भी मौजूद होते हैं। क्विक फैक्ट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। बेसिकली इट इज़ नेचुरली सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप और ब्लूमिंग समटाइम्स अकर द सेम डे व्हेन पेनिकल एमर्जेस फ्रॉम लीफ शीथ। जब पेनिकल अपने लीफ शीथ से बाहर की तरफ आ रहा होता है तो हो जाता है, अक्सर ये हो जाता है कि फुल ब्लूमिंग जो है यानी इन्फ्लोरेसेंस के ऊपर जो कलर आना है यानी फ्लावर का खिल जाना है जो है वो आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, कई दफ़ा वो सेम डे हो जाता है और अदरवाइज़ क्या होता है कि पेनिकल कंप्लीट्स इट्स एंथेसिस इन 4 to 7 डेज। वीट के अंदर क्या था 2 to 5 डेज लेता है, जब एंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है उस वक्त से लेके कंप्लीट होने तक का जो ड्यूरेशन है उसमें 2 to 5 डेज होता है और इसके अंदर 4 to 7 डेज होता है। और मिडल फ्लोरेट्स जो होते हैं इसके अंदर मैच्योर कर जाते हैं फर्स्ट एंड ब्लूमिंग प्रोग्रेसेस डाउनवर्ड एंड देन अपवर्ड। तो वीट के अंदर क्या होता है कि जो ब्लूमिंग हो रही होती है यानी मैच्योरिटी हो रही होती है फ्लोरेट्स की, वो स्पाइकलेट्स की, वो मिडल से स्टार्ट होती है और नीचे और अपवर्ड दोनों डायरेक्शन में साइड बाय साइड चलती है। बट राइस के अंदर क्या होता है कि ब्लूमिंग स्टार्ट होती है सेंटर से और पहले मैच्योरिटी जो है वो नीचे की तरफ जाती है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जाती है। जब आपने ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है, जब इसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है फ्लोरेट्स की मैच्योरिटी का, ब्लूमिंग होती है मिडल से और नीचे और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ मूव करती है मैच्योरिटी। तो इसके बाद क्या होता है कि ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है फ्लोरेट्स की मैच्योरिटी का यानी एंथेसिस जो है वो कंप्लीट हो जाती है। और अगर हम इसकी ड्यूरेशन देखें कि ये दिन के किस टाइम के अंदर होती है मोस्टली, तो सितंबर के अंदर जब सितंबर के डेज चल रहे होते हैं तो ये 9 to 11 इन मॉर्निंग होता है। और इसके मॉर्निंग में होने की रीज़न ये होती है कि टेम्परेचर से अफेक्टेड होता है, जैसे जैसे उसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज़ करता जाएगा तो ब्लूमिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा और ब्लूमिंग जो है वो प्रोग्रेस करने लग जाएगी। तो अगर हम अक्टूबर में बात करते हैं तो ये टाइम जो है ये थोड़ा सा आगे की तरफ चला जाता है क्योंकि टेम्परेचर जो है वो लो होने लग जाता है, सर्दियाँ आ रही होती हैं। तो ये 9 to 11 की बजाय 11 to 12 इन नून जो है ये इसका टाइम पीरियड शिफ्ट हो जाता है ब्लूमिंग का।
यानी अगर कोई राइस का प्लांट अपनी ब्लूमिंग कंप्लीट नहीं करता सितंबर के मंथ के अंदर, तो क्या होगा कि अक्टूबर में अगर उसकी एंथेसिस हो रही है और ब्लूमिंग हो रही है तो उसका ड्यूरेशन 11 to 12 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो दीज वर द क्विक फैक्ट्स अबाउट राइस क्रॉप। अब हम इक्विपमेंट्स देखेंगे जो हमें रिक्वायर्ड होंगे सेल्फिंग एंड क्रॉसिंग के लिए फॉर द वीट और फॉर द राइस। जिस तरह हमने वीट के लिए भी इस्तेमाल किए थे वही इक्विपमेंट हमें तकरीबन इसके लिए भी चाहिए होते हैं। सबसे पहले पेयर ऑफ सिजर्स चाहिए होते हैं, पॉइंटेड फोरसेप्स चाहिए होते हैं, फिर पॉइंटेड नीडल्स चाहिए होती हैं, मैग्नीफाइंग लेंस चाहिए होता है, कैमल हेयर ब्रश चाहिए होता है, पेट्री डिश चाहिए होती है, बटर पेपर बैग चाहिए होता है, ब्लैक पेपर बैग चाहिए होते हैं, और थर्मस बॉटल चाहिए होती है, स्टोव चाहिए होता है, थर्मामीटर चाहिए होता है जिससे हम इसका टेम्परेचर जो है वो नोट कर लेते हैं, और हॉट वाटर कंटेनर भी हमें चाहिए होता है, और टैग और पेंसिल भी रिक्वायर्ड होती है इसके लिए। ठीक है, तो ये सारे इक्विपमेंट जो आपको चाहिए हैं इसकी आपने लिस्ट बना लेनी अपनी नोटबुक के ऊपर। तो ये सारे के सारे यूज़ हो सकते हैं क्रॉसिंग के लिए इन राइस। जो सेल्फिंग का प्रोसेस है राइस के अंदर, दैट इज़ वेरी सिंपल। इसके अंदर आप क्या करेंगे कि प्लांट को आपने सेलेक्ट कर लेना है, डिज़ायरेबल प्लांट को जिसमें आपने सेल्फिंग करवानी है, और इवनिंग में जाके आपने उसके एंथेसिस होने से पहले, ताकि अगर वो एंथेसिस हो गई तो वो ओपन हो जाएगी फ्लोरेट और उस पर फ़ौरन पोलन जो है वो आकर अटैच हो सकता है और उसके अंदर पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो वो इनिशिएट कर सकता है। तो इन द इवनिंग जब टेम्परेचर थोड़ा सा लो होता है आपने फील्ड विजिट करना है, प्लांट सेलेक्ट कर लेने हैं जिनकी आपने सेल्फिंग करनी है, और उनको आपने बटर पेपर बैग उसके पैनिकल के ऊपर चढ़ा के उसको बंद कर देना है, ताकि उसके अंदर लिटिल चांसेस ऑफ फॉरेन पोलिनेशन या क्रॉस पोलिनेशन जो है वो भी आप रिड्यूस कर दें या एलिमिनेट कर दें। तो ये इसके अंदर बहुत इजी सेल्फिंग होती है। अच्छा, फिर इसके बाद आ जाती है क्रॉसिंग, जिसे हम हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें क्रॉसिंग करवानी पड़ती है। ठीक है, तो ये प्लांट ब्रीडर जो होता है इसको खुद से क्रॉसिंग करवानी पड़ती है। तो इसके 3 मेथड्स इसके अंदर होते हैं। नंबर 1 के ऊपर हम डिस्कस कर लेंगे हैंड मैस्कुलेशन। हैंड मैस्कुलेशन सेम वैसे ही होती है जैसे वीट में होती है। सबसे पहले यू हैव टू सेलेक्ट अ डिज़ायरेबल प्लांट हुज पैनिकल इज़ जस्ट इमर्जिंग फ्रॉम द लीफ शीट। जो उसके दरमियान में फ्लैग लीफ है जहाँ से पैनिकल इमर्ज आउट हो रहा है, आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है, और उस प्लांट के ऊपर जाकर, उस पैनिकल के ऊपर जाकर आपने क्या करना है कि जितने उसके ऊपर स्पाइकलेट्स मौजूद हैं वो आपने ऊपर और नीचे से कट ऑफ कर देने, जिस तरह से वीट में करते हैं। उसमें आपने 8 से लेकर 15 तक फ्लोरेट्स छोड़ देने होते हैं। इसके अंदर आप क्या करेंगे, 10 to 20 फ्लोरेट्स जो है वो आपने उसमें रिटेन करने हैं। ठीक है, 10 to 20 फ्लोरेट्स पर पैनिकल आपने उस पर रहने देने, जिसके अंदर आपने इमैस्कुलेशन करनी है, और बाकी सारे के सारे फ्लोरेट्स आपने रिमूव कर देने हैं। अच्छा, जब आपने फ्लोरेट जो है वो सिलेक्ट कर लिए 10 to 20, अब आपने उस फ्लोरेट को ओपन किस तरह से करना है, सेम उसी तरह वीट के अंदर आपने इसको फ्लोरेट का जो 1/3 पार्ट ऊपर से होगा आपने क्लिप कर देना है, या उसको आपने कट कर देना है, ताकि आपको वो कट करने के बाद जो उसके अंदर एंथर्स और मौजूद है उसका गायनेशियम पार्ट मौजूद है एंड्रोशियम के साथ, वो आपको ओपन होकर नज़र आने लग जाए। जब वो नज़र आएगा तो आपको एंथर्स भी नज़र आने लग जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे कि फोरसेप से, पॉइंटेड फोरसेप से आपने पकड़ के स्टेमन्स को काउंट करना है। सबसे पहले 6 आपको वो नज़र आएंगे, एक एक करके 1 by 1 आपने उसमें से रिमूव कर देना है। फोरसेप से पकड़ना है और स्टेमन जो है वो रिमूव कर देना है। तो टोटल 6 इसके अंदर स्टेमन्स होते हैं। काउंट करने का मकसद ये होता है कि अगर उसमें आपकी काउंटिंग के बगैर आप निकालें, 5 आप उसमें से निकाल दें, 6 उसके अंदर छुपा रह जाए या आपको नज़र ना आइडियस हो, तो इस वजह से उसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन हो सकती है। तो हमने सेल्फ पोलिनेशन को इग्नोर करने के लिए या उसके चांसेस को एलिमिनेट करने के लिए वी हैव टू काउंट द स्टेमन्स एंड कट इट फ्रॉम द बेस। तो आप उसको निकाल देंगे फोरसेप से, जो आपके पास पॉइंटेड फोरसेप होगी। ठीक है, इसके पॉइंटेड होने की रीज़न ये होती है कि आप सिर्फ उसी स्टेमन को पकड़ेंगे और बाकी स्ट्रक्चर जो है उसको आप डैमेज नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपने इसके अंदर स्केयर का आपने ख्याल रखना, केयरफुली इस प्रोसेस को करना है कि पिस्टल जो है यानी गायनेशियम पार्ट जो है वो डैमेज ना हो उस फ्लावर का। ठीक है, अगर वो गायनेशियम पार्ट जो है वो डैमेज हो गया तो फिर आप उसके ऊपर क्रॉस पोलिनेशन के लिए फॉरेन सोर्स से लाया हुआ पोलन शेड भी कर देंगे तो पोलिनेशन नहीं होगी, यानी वो फ्लावर का वो पार्ट जो है वो डेड हो जाएगा।
फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, जिसमें से आपने स्टेमस जो है वो रिमूव कर दिए, वो रिमूव करने के बाद आपने उसको दोबारा से बैक कर देना उस पेनिकल को। उसको बैक करने की रीज़न ये होगी कि कोई फॉरेन सोर्स से कोई पोलन आकर उसको पोलिनेट ना कर दें। तो इसकी पिक्चर है, ये आपको नज़र आ जाएगी कि किस तरह से हमने उस ऊपर से फ्लोरेट को जो है क्लिप करना है, और एंथर्स जो है उसमें से बाहर की तरफ नज़र आने लग जाएंगे, ग्रीन कलर के होंगे इनिशियली, और फिर वो येलो की तरफ उसकी जब मेच्योरिटी जा रही होती है तो वो आपको येलो कलर के नजर। तो जब वो ग्रीन से येलो की तरफ ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं तो ये वो स्टेज होती है जब फ्लैग लीफ से पेनिकल जो है वो इमर्ज कर रहा होता है। तो हमने उस स्टेज के ऊपर ये प्रोसेस जो है अपना कंप्लीट करना है क्रॉस पोलिनेशन के लिए। तो ये पिक्चर्स में बहुत क्लियरली आपको नज़र आएगा जब ये पिक्चर्स आप देखेंगे कि किस तरह से आपने एंथर्स काउंट करने हैं और उनको रिमूव करना है उसमें से। फिर उसके बाद आपने बैक कर देना है। इसके बाद दूसरा मेथड आ जाता है, ये तो हो गया हैंड मैस्कुलेशन का मेथड, ठीक है। एक हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए ब्रीडर्स ने, क्योंकि एक वक्त के अंदर एक ब्रीडर जो है वो बहुत सारे फ्लोरेट्स को इमैस्कुलेट उसने करना होता है, तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है, तो और फिर इसके अलावा और मेथड्स जो हैं वो यूटिलाइज़ किए जाते हैं। सेकंड मेथड जो इसके अंदर राइस के अंदर यूज़ होता है वो होता है हॉट वाटर ट्रीटमेंट। हॉट वाटर ट्रीटमेंट क्या होती है कि आपने पेनिकल को डिप करना है इन हॉट वाटर, ठीक है। हॉट वाटर जो है उसका टेम्परेचर होना चाहिए 40 टू 44 सेंटीग्रेड, ठीक है। और ये आपके पास होना चाहिए थर्मस बॉटल के अंदर ये वाटर, और आपने उसके अंदर पेनिकल को ऐसे करके डिप कर देना, ठीक है। और ये प्रोसेस आपने करना है 10 मिनट्स के लिए। जब आप ये प्रोसेस कर लेंगे तो क्या होगा कि आपने पेनिकल को उसमें से बॉटल में से जो आपने डिप किया हुआ था वापस बाहर निकाल देना है, और उसको बटर पेपर बैग से दोबारा से बैक कर देना है उस प्लांट के ऊपर। तो हॉट वाटर क्या करता है, इट किल्स द इमेच्योर एंथर्स विदाउट हार्मिंग द ओवरी, ठीक है। ये ट्राइड मेथड है, ये ट्राइड प्रैक्टिस है। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि ओवरी को डैमेज हो जाएगा या बाकी फ्लोरल पार्ट्स जो हैं वो डैमेज हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जो इमेच्योर एंथर्स होंगे जस्ट वो किल हो जाएंगे, यानी उसकी एबिलिटी ख़त्म हो जाएगी कि वो पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस कर सकें। तो ओवरी जो है वो इंटैक्ट रहेगी और एंथर्स जो हैं वो किल हो जाएंगे। तो ये दूसरा मेथड है जिसको हॉट वाटर ट्रीटमेंट कहा जाता है फॉर क्रॉस पोलिनेशन इन राइस। इसके बाद आ जाता है थर्ड मेथड जिसे ब्लैक पेपर बैग मेथड बोलते हैं। इसके अंदर क्या करना है आपने कि अगर इस मेथड से आप कर रहे हैं, क्रॉस पोलिनेशन करवा रहे हैं या मैस्कुलेशन कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि डिज़ायरेबल पेनिकल को आपने सेलेक्ट कर लेना है विच इज़ जस्ट इमर्जिंग फ्रॉम द लीफ शीट, जो बाहर आ रहा होता है। प्रोसेस आपको पता है कि मैस्कुलेशन करनी ही उस वक्त है जब लीफ शीट से पेनिकल जो है वो इमर्ज कर रहा होता है बाहर की तरफ, ठीक है। फिर इसके बाद आपने क्या करना है कि कवर कर देना पेनिकल को विद ब्लैक पेपर बैग, ठीक है। जिस तरह से पेनिकल को आपने हॉट वाटर के अंदर जिसका टेम्परेचर 40 टू 44 डिग्री सेंटीग्रेड था उसमें 10 मिनट के लिए आपने पेनिकल डिप कर दिया था और एंथर्स जो हैं वो किल हो गए थे, इसी तरह आपने उसके ऊपर ब्लैक कलर का जो है वो बैग चढ़ा देना है वो, और वो होगा पेपर का बैग, ठीक है। इसके बाद आपने उसको कवर करने के बाद 24 आवर्स तक इसी तरह से छोड़ देना है। ब्लैक कलर का बैग यूज़ करने का पर्पज़ ये होता है कि वो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर देता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट अंदर बनाता है और टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा तो डेफिनेटली उसके अंदर जो इमेच्योर एंथर्स होंगे वो डाई कर जाएंगे, और जो ओवरी है मैच्योर हो चुकी होगी और उसकी ओवरी जो है वो इंटैक्ट रहेगी और एंथर्स जो हैं वो डाई कर जाएंगे। तो इफ़ इन सम फ्लोरेट्स द स्टेमन्स हैव नॉट प्रोट्रूडेड रिमूव देम फ्रॉम द पेनिकल। इस मेथड के अंदर आपको नज़र आएगा कि इस मेथड से जो हैं स्टेमन्स जो इमेच्योर स्टेमन्स थे बेसिकली वो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाएंगे और वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड करने लग जाएंगे, ठीक है। जैसे वो प्रोट्रूड करेंगे तो आपने उसको आपको नज़र आने लग जाएंगे उसके पेनिकल के अंदर से, तो आपने फोर्सेप्स से पकड़ के उन सारे के सारे स्टेमन्स को निकाल देना है। इस प्रोसेस के अंदर आपको इसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको क्लिप नहीं करना पड़ेगा, हर फ्लोरेट को काउंट नहीं करना पड़ेगा। तो जितने भी आपको स्टेमन्स नज़र आएंगे आपने उन्हें देखते ही जैसे वो येलो कलर के हो चुके होंगे तो आपने उनको पकड़ के रिमूव कर देना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपने कवर कर देना पेनिकल को विद बटर पेपर बैग, ताकि फिर उसके अंदर दूसरे सोर्स से किसी से पोलन ग्रेन ना आए और पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो इसके अंदर स्टार्ट ना हो जाए। दिस प्रोट्रूजन ऑफ स्टेमन्स इज ब्रॉट अबाउट बाय द हीट प्रोड्यूस्ड विद इन द ब्लैक बैग। आपको पता है ब्लैक कलर जो होता है वो हीट प्रोड्यूस कर देता है,
तो सनलाइट से कैप्चर करेगा हीट और सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, और उसके बाद टेम्परेचर, जिस चीज़ के ऊपर भी ब्लैक कलर का बैग होगा उसके अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये प्रोसेस था, इसके अंदर ब्लैक पेपर बैग का मेथड था, और ये यूज़ होता है फॉर द पोलिनेशन, यानी रिमूवल ऑफ द मेल पार्ट फ्रॉम द फ्लावर, ताकि उसके अंदर आप किसी दूसरे सोर्स से मेल पोलन जो है वो लेकर आएँ और इसके स्टिग्मा के ऊपर शेड करवा दें। तो ये इस तरह से मैस्कुलेशन कंप्लीट होगी। इसके बाद स्टेप आता है पोलिनेशन का, यानी अब आपने एक्चुअली क्रॉस पोलिनेशन करनी है। तो आपने इवनिंग के अंदर डिज़ायरेबल प्लांट्स को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, जिसके पेनिकल आपने इमर्ज हो चुके होंगे, ठीक है, जिसके अंदर से आपने मैस्कुलेशन कर ली होगी। पहले तो हो गया मैस्कुलेशन वाले पेनिकल जिनके ऊपर आपने लगा दिए बटर पेपर बैग। अब उन प्लांट्स को आपने नहीं छेड़ना, आपने दूसरे प्लांट्स को, डिज़ायरेबल प्लांट्स को जिसका आपने पोलन लेना है एक्चुअली, उन प्लांट्स को आपने विज़िट करना है, और फिर आप उन प्लांट्स के पास जाकर क्या करेंगे कि देखेंगे कि जिसके पेनिकल हैज़ बिन इमर्ज फॉर द पास्ट 2 to 3 days, यानी उसके अंदर एंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका हुआ है, और एंथेसिस के प्रोसेस के बाद उसके जो एंथर्स हैं वो मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। एंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो गया और उस प्रोसेस के स्टार्ट होने के 2 या 3 दिन गुजर चुके हैं। तो ऐसे प्लांट्स को आपने सेलेक्ट कर लेना है, और उसके अंदर से आपने ऑब्जर्व करने के पेनिकल्स जो हैं वो वाकई बाहर आ गए, इमर्ज कर गए हैं लीफ शीट से, नहीं कर चुके। तो जब वो मैच्योर येलोइश कलर अपना शो करेंगे, ग्रीन कलर के होंगे तो इमेच्योर होंगे, अगर वो येलो कलर टेन कर चुके हैं तो वो मैच्योरिटी की तरफ जा चुके हैं। इट मीन्स के स्टेमन के अंदर पोलन ग्रेन्स जो हैं वो डेवलप हो चुके हैं, एंड नाउ दे आर रेडी फॉर पोलिनेटिंग सम स्टिग्मा ऑफ एनी अदर प्लांट, ठीक है। फिर इसके बाद आपने उन पोलन्स के ऊपर जाकर सबसे पहले क्या करना है, आपने उनको देखना है फील्ड के अंदर, और आपको नज़र आ रहे होंगे कि येलो कलर के वो स्टेमन्स जो हैं वो पेनिकल्स में से इस तरह बाहर की तरफ जो हैं वो ड्रूपिंग कंडीशन में होंगे। तो आपने पोलन ग्रेन्स को जो है पेट्री डिश के अंदर कलेक्ट कर लेना। लाइक आपके पास अगर एक वो पेनिकल है जिसके अंदर से वो बाहर की तरफ ड्रूप आउट हो रहे होंगे स्टेमस येलो कलर के, उसके नीचे आपने पेट्री डिश रखनी है और कैमल है ब्रश पकड़ के इस तरह से पेनिकल के ऊपर आपने ब्रश कर देना है। जैसे आप उसको ब्रश करेंगे, जब आपने उसका पोलन जो है वो पेट्री डिश के अंदर कलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे कि रिमूव द बैग ऑफ हैंड मैस्कुलेटेड पेनिकल। उस पेनिकल के पास जाएंगे, उस प्लांट के पास जाएंगे जिसके ऊपर आपने बटर पेपर बैग लगा दिया था, जिसकी आपने मैस्कुलेशन कर ली हुई है, और आपने पोलन ग्रेन्स को अगेन वो कैमल हेयर ब्रश से, पेट्री डिश से उसके स्टिग्मा के ऊपर इस तरह से आपने डस्ट कर देना है। जब आप उसे डस्ट करेंगे तो पोलिनेशन का जब आपने वो डस्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया होगा, यानी पोलन ग्रेन्स को आपने शेड करवा दिया होगा स्टिग्मा के ऊपर, फीमेल पार्ट के ऊपर, तो आपने दोबारा से उस पेनिकल को उसी बटर पेपर बैग से दोबारा बैग कर देना है, ताकि अंटिल द फर्टिलाइजेशन उसके अंदर दोबारा कोई फॉरेन सोर्स से कोई और पोलन आकर उसको दोबारा, उसके अंदर कोई चांस ना रहे फॉरेन सोर्स के पोलन के आकर उसको पोलिनेट करने का। तो अंटिल फर्टिलाइजेशन आपने उसको बैग कर देना है, जिस तरह वीट के प्लांट के अंदर आपने बैग किया था। फिर इसके बाद ये तो हो गया उस प्लांट के अंदर जिसमें आपने हैंड मैस्कुलेशन का प्रोसेस किया है। अगर हॉट वाटर की ट्रीटमेंट दी है और ब्लैक पेपर बैग की आपने ट्रीटमेंट दी है, तो यू विल हैव टू कट द फ्लोरेट्स टू एक्सपोज द स्टिग्मा फॉर पोलिनेशन। अब उसके अंदर वो एंथर्स जो हैं वो किल तो हो चुके हैं, बट आपने क्या करना है कि उनके वो फ्लोरेट्स ओपन नहीं हुए होंगे, और फ्लोरेट्स ओपन ना होने की वजह से स्टिग्मा भी आपको नज़र नहीं आएंगे। तो आपने उसको ऊपर से दोबारा से फ्लोरेट्स को कट करना है, ताकि उसका स्टिग्मा जो है वो फिजरी स्ट्रक्चर आपको नज़र आने लग जाए। उसके ऊपर फिर आपने पेट्री डिश रख के तो इस तरह से कैमल हेयर ब्रश से उसके ऊपर डस्टिंग कर देनी है। तो फिर इसके बाद आपने स्टेरिलाइज कर लेना है योर हैंड्स एंड इक्विपमेंट विद मिथाइलेटेड स्पिरिट, ताकि आपको कोई पोलन एलर्जी ना हो जाए और कोई इन्फेक्शन जो है वो फील्ड से आपको ना लग जाए। तो ये आपकी पर्सनल जो है वो केयर होगी। इसके बाद आपने टैगिंग कर देनी है, सेम उसी तरह जिस तरह वीट प्लांट के अंदर आपने किया था। नेम आपने लिख देना है क्रॉस का, जिसके अंदर फीमेल पेरेंट को आपने हमेशा लेफ्ट साइड पे लिखना है और मेल पेरेंट को जो है वो राइट साइड पे लिखना है, दरमियान में क्रॉस का साइन बनाएंगे। इसके बाद आपने डेट ऑफ पोलिनेशन, पहले डेट ऑफ मैस्कुलेशन लिखनी है, फिर डेट ऑफ पोलिनेशन लिखनी है, नेम ऑफ रिसर्चर जिसने वो क्रॉस बनाया है उसका नाम लिखेंगे, और नेम ऑफ द क्रॉस। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने नीचे सिग्नेचर कर देने हैं, ताकि पता लग जाए कि ये आपकी करवाई हुई रिसर्च है।
ठीक है। और ये सारा प्रोसेस जो है आपने लेड पेंसिल से करना है, क्योंकि अगर आप मार्कर या पेन या कोई भी और बॉल पॉइंट या कोई इंक वाली चीज़ यूज़ करते हैं तो वो हैवी रेन्स की वजह से या कोई भी मौसम के अंदर ह्यूमिडिटी की वजह से आने की वजह से तो वो रिमूव हो जाती है चीज़। तो उस चीज़ से अवॉइड करने के लिए, उससे बचने के लिए आपने लेड पेंसिल यूज़ करनी है जिसके ऊपर रेन वाटर का भी इफ़ेक्ट नहीं होता। आप आफ्टर 1 मंथ या 2 मंथ अगर उसे विज़िट भी करेंगे तो आपको वो वैसा ही मिलेगा टैग जिस तरह से डे फर्स्ट पे था। तो यहाँ पे हमारा जो है लेक्चर आज का कंप्लीट होता है। दैट वाज ऑल अबाउट सेल्फिंग एंड क्रॉसिंग टेक्निक्स इन राइस। एंड मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है वीट के अंदर सेल्फिंग एंड क्रॉसिंग टेक्निक्स, ये भी मैं अभी अपलोड कर दूंगा, तो इसका लिंक मैं आपको अभी सेंड कर देता हूँ। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो मेज़ के बारे में होपफुली पढ़ेंगे, उसकी सेल्फिंग एंड क्रॉसिंग टेक्निक्स किस तरह से होती हैं। तो अब मैं यहाँ पर इसको लेक्चर को एंड करता हूँ। होपफुली आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अगर आप लोगों को इसके हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वॉइस नोट के थ्रू मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। एंड आप लोगों की जो है वो मैं जो चीज़ अगर आपने कुछ डिस्कस करनी होगी तो हम वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच।